नाउ जहां पर हमने छोड़ा था कल की क्लास बच्चों आप लोगों ने सबने देखी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जहां पर हमने इसको टॉपिक को अपने छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और चलिए कोशिश करिए कि, उम्मीद करिए कि आज क्लास चल जाए, हमारी लाइट आ जाए 1 आवर तक। चलिए देखिए बच्चों, अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बच्चों याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा कल जो प्रॉब्लम हुई थी कहां पर हुई थी। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, और आपने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया गया था कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में तो मोशन में, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये बात हमने सीखी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बच्चों, जिसमें हमने यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा हम एग्जांपल ये कॉइन वाला पढ़ रहे थे, इसको ही आइए हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमने ग्लास रखा, ग्लास के ऊपर कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा। ठीक, आप लोग को याद होगा, ग्लास रखा, ग्लास के ऊपर कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा। ठीक, फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने देखा कॉइन कॉइन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो कॉइन को एक नॉर्मल मिलेगा, कहां से, कार्ड से। नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है बताइए, कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो कार्ड को क्या मिलेगा, एक कांटेक्ट फोर्स। ठीक, सॉरी कार्ड को कह रहा हूं, कार्ड को भी मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन कॉइन को कार्ड से, भाई कॉइन किसके कांटेक्ट में, कार्ड के कांटेक्ट में, तो कार्ड कॉइन को क्या देगा, नॉर्मल। और कॉइन का वेट कहां लगेगा, नीचे। ठीक, कॉइन का वेट कहां लगेगा, नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें जरा, ध्यान दें, जैसे ही बच्चों आपने इसको फ्लिक किया ऐसे, तो फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया बताइए, कार्ड के ऊपर। कल हमारी यही तो बात हो रही थी। ठीक है, फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया बताइए, कार्ड के ऊपर। तो बताओ आगे कौन मूव करेगा, कार्ड मूव कर जाएगा। जैसे ही कार्ड आगे चला जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा, कुछ डायग्राम ऐसा होगा, मतलब जैसे ही जस्ट कार्ड आगे अगर निकल गया होगा, तो सोचो पल भर के लिए अगर हमने इसकी एक फोटो खींच ली, तो कुछ ऐसा होगा, ये जो कॉइन है, कॉइन पे नॉर्मल खत्म हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला फोर्स गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है बताइए, नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। तो भाई कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा, तो केवल कॉइन का वेट लगेगा कहां, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक, केवल कॉइन का वेट लगेगा कहां, नीचे की डायरेक्शन में। यस और नो, मानते हो कि नहीं इस बात को। तो देखो बच्चों, फोर्स किसके ऊपर लगा, इस कार्ड के ऊपर लगा। फोर्स किसके ऊपर लगा, इस कार्ड के ऊपर लगा, सही है ना। फोर्स किसके ऊपर लगा, इस कार्ड के ऊपर लगा। इसलिए कार्ड का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो डिस्टर्ब हो गया। कार्ड पे आपने फोर्स लगाया है तो केवल वही मूव करेगा, कॉइन पे तो नहीं लगाया। तो कॉइन पे जब नहीं लगाया तो कॉइन आगे नहीं गया, कॉइन पे आपने फोर्स नहीं लगाया, कॉइन आगे नहीं गया। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कॉइन आगे नहीं गया। तो अब जरा कॉइन को देखिए, कॉइन पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉइन पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ओनली वन फोर्स, उसका वेट। ठीक है, वेट, वेट इसको कहां लेके जाएगा बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो, वेट इसको कहां लेके जाएगा बच्चों, खुद सोचो ना भाई, वेट कहां जाता है, मतलब वेट की डायरेक्शन क्या होती है, वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो भाई वेट इसका नीचे लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ, ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, यानी कि कॉइन नीचे चलेगा। तो अब आपको समझ आया बच्चों, कॉइन नीचे क्यों गिर जाता है, कोई डाउट है, कॉइन नीचे क्यों गिर जाता है, समझ में आ गई बात। क्योंकि कॉइन किसको मेंटेन करना चाहता था, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को। जरा ध्यान दें बच्चों, कॉइन पे कोई फोर्स नहीं। अच्छा, जब मैं बोलता हूं ना कि कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो मैं अपने शब्दों को थोड़ा और ठीक कर दूं, कॉइन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। मतलब मैंने जो लगाया था, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं ना, तो मैंने फ्लिक किया था इसको, तो क्या मैंने कॉइन पे फोर्स लगाया, नहीं। तो कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, समझ गए, इसलिए कॉइन नीचे। और कॉइन नीचे क्यों आता है, उसका प्रोसेस आपने देखा। भाई कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहता था, लेकिन जैसे कार्ड नीचे से हट गया, वेट कहां काम करेगा, नीचे। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, खत्म हो जाएगा, वेट की वजह से नीचे गिर जाता है, बस ये कहानी है पूरी। ठीक है, नाउ अब देखिए बच्चों, यहां पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। चलिए हम लोग भी ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए ध्यान से चेक करो बच्चों, आपसे सवाल क्या पूछेगा। चलो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज आप फील करोगे, खुद से आप इसको फील करिए कि चल क्या रहा है। ये आपकी कार है, ठीक। देखिए ये आपकी कार है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ। अब देखो बच्चों, ये आपकी कार है, और हम दो केसेस लेने। अभी कार रेस्ट पे, अभी कार रेस्ट पे, थोड़ा समझिएगा जरा।
और कार में आप बैठे हुए हो, ठीक, कार रेस्ट पे मतलब कार स्टेशनरी है, कार रुकी हुई है, ठीक है बच्चों। और ये कार में एक सीट वीट लगा देते हैं भाई ऐसे करके, और ये बंदा देखो बैठा हुआ है कार में, समझ जाना भाई कुछ इस तरीके से, ठीक, ये भी रेस्ट पे है। अब ध्यान से जरा समझिए, और कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्या, जैसे ही कार स्टार्ट होती बच्चों क्या होता है बताओ, जैसे ही कार स्टार्ट होती है आपको क्या लगता है बताओ, आप मुझे जरा बताइए, कोई बच्चा बताओ अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, आप बाइक पे बैठे हो, कार पे, या आप किसी किसी भी व्हीकल पे आप बैठो, व्हीकल पहले रुका हुआ था, अचानक से झटके से स्टार्ट होता है, अगर वो एक जर्क के साथ स्टार्ट होता है अगर वो, तो आप बताओ मुझे, आप पीछे जाते हो या आगे, पहले तो ये बताओ, आप कहां जाते हो, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया, पहले तो ये बताओ, आप पीछे जाते हो कि आगे जाते हो, ऐसा पीछे जाते हो, एक बच्चा बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है, पीछे जाते हो, क्यों जाते हो पीछे, जरा पूरा प्रोसेस समझिए। देखो बच्चों ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था अभी, ठीक, जरा समझिएगा, ठीक, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। देखो आपके जो ये जो बॉडी का लोअर हिस्सा है, यानी कि जो आपकी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है ना, आपके जो पैर हैं वो कार के फ्लोर, जो कार की फर्श है ना, कार की फ्लोर, कार के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, भाई देख लो ना आपके सामने ही तो है, ठीक, ये देखिए बच्चों, ये फ्लोर के कांटेक्ट में, और कार में आप इस तरीके से बैठे हुए हो, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरी बॉडी का, ये बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, और कार अभी सारे के सारे रेस्ट में। बॉडी को आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, एक तो ये कमर के आपकी जो ये कमर है ना, बॉडी का लोअर पार्ट, और ये बॉडी का अपर पार्ट, ठीक है, अभी सारा सिस्टम रेस्ट पे, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलेगी, अब आप जरा समझो, ये कार जैसे ही आगे जाएगी, ध्यान से समझिएगा बच्चों, डायरेक्ट फोर्स किस पे लगेगा, सोचो, आपके पैरों पे, लोअर पार्ट पे आपके डायरेक्ट फोर्स लग जाएगा, सोचो सोचो सोचो, जब कार आगे जाएगी, ठीक, तो लोअर पार्ट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके बताओ, ग्राउंड के, ग्राउंड का मतलब है कार का जो फ्लोर है, ठीक, तो नीचे वाला पार्ट कार के साथ आगे जाना चाहता है, खुद सोचो ना, वैसे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट को मेंटेन करना चाहती, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहना चाहती है ना, लेकिन जैसे ही कार आगे गई, ध्यान सुनो, नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो कार के फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो नीचे वाला जो मेरा पैर है वो तो कार के साथ आगे चला जाता है, जरा समझिएगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ध्यान से सुनो, क्या ऊपर वाले पोर्शन पे इस बंदे को थोड़ा सा ऐसे बिठा देते हैं, क्या क्या ऊपर वाला जो पोर्शन है बॉडी का, बताओ क्या डायरेक्टली इस पे किसी ने फोर्स लगाया, बताओ, क्या ऊपर वाले पोर्शन पे डायरेक्टली की, भाई आपके पैर तो फ्लोर के कांटेक्ट में ना, वो तो आगे निकल ही जाएंगे, ठीक, ऊपर वाले पोर्शन डायरेक्टली बहुत अच्छा आपका जो है वो कहीं पर कांटेक्ट में नहीं, आप तो ऐसे आराम से बैठे हुए हो सीट सीट पे, है ना, और मान लो आपने पीछे से भी सपोर्ट नहीं लिया हुआ है ना, तो जैसे ही कार आगे जाएगी पैर तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना बच्चों, बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है बॉडी का, ये अपर पार्ट जो है बॉडी का, ये किसको मेंटेन करना चाहता है, ये किसको मेंटेन करना चाहता है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, खुद सोचो ना, पहले भी ये रेस्ट में था भाई, बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, हालांकि जो मेरे पैर हैं वो भी रेस्ट पे रहना चाहते थे, लेकिन भाई पैरों पे तो फोर्स लग गया, कैसे, मेरे पैर पे फोर्स लग गया ना, फ्लोर की वजह से, फ्लोर आगे गया, फ्लोर के कांटेक्ट में पैर है, पैर भी आगे चले जाएंगे, और बॉडी का ऊपर वाला पार्ट आगे नहीं जा पाएगा, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में फोर्स नहीं लग पाया, अब ये होता क्या, जरा समझिएगा जरा, बॉडी के दो पार्ट, पैर तो आगे निकल गया, ऊपर वाला पार्ट एक्चुअल में पीछे नहीं जाता है, जरा समझिएगा, आपको लगता है कि ऊपर वाला पार्ट पीछे चला गया, कैसे, पैर तो निकल गए आगे, तो भाई जब पैर आगे निकल जाएंगे तो पीछे ही तो छूट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें पीछे जर्क मिला है, और असलियत बात क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हमारे जो पैर हैं वो आगे निकल गए फ्लोर के साथ, सही है, ऊपर वाला जो पोर्शन था बॉडी का वो किसको मेंटेन करना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, भाई चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, ऊपर वाला पार्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता था, इस पे कोई फोर्स लगा नहीं, तो ये बेचारा स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ से, ये इसी पोजीशन में रहना चाहता है, नीचे वाला पार्ट आगे निकल जाता है, और ऊपर वाला क्योंकि यही रहता है तो ऊपर वाला पार्ट पीछे छूट जाता है, खुद सोचो ना, नीचे वाला आगे निकल जाएगा तो ऊपर वाला वहीं रहेगा,
पैर निकल गए आगे, बॉडी छूट गई पीछे। तो ऐसा लगता है कि हम पीछे चले गए, हमें पीछे जर्क मिला है। कोई डाउट है बताइए, समझ में आई बात की नहीं आई बताइए। अब सुनो, ये तो बच्चों वो वाली कंडीशन थी जब कार रेस्ट पे थी, जब कार रेस्ट पे थी और रेस्ट से सडनली मोशन में आ गई। रेस्ट से कार सडनली किस में आ गई बताइए, मोशन में आ गई। ठीक, दूसरा केस देखिए बच्चों, अगर कार पहले से चल रही है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर कार पहले से चल रही है और आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो मुझे बताइए, अचानक से अगर ब्रेक लग जाता है, बताओ, अगर सडनली ब्रेक लग जाता है तो आप बताओ आगे जाते हो या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वी जग फॉरवर्ड। ओके, बहुत बढ़िया, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बाइक पे आप बैठोगे, ब्रेक लग जाएगा, आप आगे जाते हो। क्यों होता है ऐसा, जरा समझिएगा। इसको आप समझा सकते हो बच्चों किससे, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। किससे समझा सकते हो सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। ठीक, चलो इस बार हम ये ग्राउंड वाउंड भी बना लेते हैं भाई बढ़िया से, ठीक है ना। ओके, इस बार हम ये ग्राउंड वाउंड भी बना लेते हैं बढ़िया से। अरे समझ जाना है, कार के व्हील्स है भाई, है ना। कार बच्चों चल रही है, अब कार की कुछ ना कुछ वेलोसिटी मान लीजिए, जो मानना है मान लो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक, मान लो बच्चों कार चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये कार की सीट इस तरीके से लगी हुई है और इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, अभी पूरा का पूरा सिस्टम, सिस्टम में कौन कौन है, कार है, कार की सीट है, ये बंदा है, पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, जब हम सिस्टम बोलते हैं फिजिक्स में तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा जो जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम है, कार, कार में बैठा हुआ बंदा, कार की जो सीट है, सब कुछ क्या है सिस्टम का पार्ट है। पूरे सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, इस बंदे को देख के बताओ, ये बंदा भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, बोलो भाई, ये बंदा भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यस और नो? यस सर, ये भी कितने से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से, सही है ना। अब ध्यान दो बच्चों, इस बंदे की बॉडी क्या चाहेगी, फिर से बॉडी को दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, एक तो लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। अभी आपका लोअर पार्ट भी चल रहा है किससे, 25 मीटर पर सेकेंड से, अपर पार्ट भी चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ब्रेक लगेगा, जैसे ही ब्रेक लगेगा क्या होगा बताओ, क्या होगा, पैर जो हैं आपके वो तो फ्लोर के कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट पे आ जाएंगे या उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। भाई कार जैसे जैसे धीरे होगी, आपके पैर भी उसके साथ धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि पैर डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके साथ, फ्लोर के साथ। ठीक है, तो जो फोर्स कार को रोक रहा है उसी में से, मतलब वही फोर्स आपके पैर के मोशन को भी रोकेगा। मतलब समझो, पैर आगे जाना बंद हो जाएंगे, लेकिन 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 क्योंकि पैर पे ना कहीं डायरेक्टली फोर्स लग रहा है, क्योंकि पैर जो है हमारे ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो पैर आगे जाना बंद हो जाएगा। पैर की जो जो लोअर पार्ट है आपके, ठीक है ना, जो फुट है आपके, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, जरा ध्यान से चेक करो, ये जो तुम्हारी बॉडी का अपर पार्ट है, ये जो तुम्हारी बॉडी का अपर पार्ट है, ये अभी किसमें बोलो, स्टेट ऑफ मोशन में। भाई पूरा सिस्टम चल रहा था तो ये अभी स्टेट ऑफ मोशन में था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से जब तक तुम्हारी बॉडी के अपर पार्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ये स्टेट ऑफ मोशन में ही तो रहेगा भाई, ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को ही तो मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, पैर तो तुम्हारे रुक गए, अब ऊपर वाला पोर्शन आगे जाना चाहता है, कितनी वेलोसिटी से, ऊपर वाले पोर्शन पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो ऊपर वाला पोर्शन 25 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाहता है। अब बताओ, तो भाई पैर तुम्हारे इस बार चिपक गए जमीन पे, रुक गए, और तुम चले गए आगे ऐसे। भाई ऊपर वाला पोर्शन ऐसे जाना चाहता है अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन पे कोई फोर्स नहीं लगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से ऊपर वाला पोर्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों आगे जाता है, तो ब्रेक लगने पर आगे जाएगा ऐसे। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें सीट बेल्ट्स लगानी चाहिए बच्चों। ओके, आपने सुना होगा
कार में आप बैठते हो, बस में बैठते हो, आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। क्यों? अगर अचानक से ब्रेक लगा, आप खुद समझिए बच्चों, अगर अचानक से ब्रेक लगा, ठीक, तो ये बंदा भाई कार अगर बहुत तेजी से चल रही है तो पैर तो रुक जाएंगे और ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे भागेगा आगे, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है। अब ऐसे करके अगर भागेगा आगे, है ना, तो सोचो ये जो इसका फेस है सामने जाके गाड़ी के बोनेट पे टकरा सकता है, या सामने जो विंड शीट होती है ना, जो गाड़ी का शीशा होता है, उसको तोड़ के ऐसा उसका सर, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है से बाहर जा सकता है ना, तो काफी हार्मफुल होगा, चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत भयंकर। तो हम क्या करेंगे, एक सीट बेल्ट लगा के रखेंगे जिससे कुछ तो प्रोटेक्शन होगा। तो जब मेरा ब्रेक लगेगी इस कार में, तो जब मेरा पोर्शन ऐसे बॉडी का ऊपर वाला आगे जाने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा बताओ, ये बेल्ट जो लगाई है मैंने, सीट बेल्ट मुझे रोक लेगी भाई, सीट बेल्ट फोर्स लगा के मुझे रोक लेगी, तो मैं मतलब उतना ज्यादा चोट नहीं लगेगी, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। बताइए कोई डाउट है बच्चों इसमें? बोलिए, कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा 2 क्रॉस पे, फटाफट इसके सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा, ओके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, और उसके बाद एग्जाम्पलर भी आप देख लीजिएगा इसका। यहां पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए, नाउ तो ये है। इसके बाद थोड़ा सा एक बात और बता दूं, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से चेक करो। देखो बच्चों, जब आप किसी, जैसे मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, कभी ना कभी कोई बच्चा चढ़ भी गया होगा मैंगो के पेड़ पे, ठीक, आप मैंगो के पेड़ पे चढ़ जाते हो उस तरीके से, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा। या कोई भी पेड़ है, किसी भी पेड़ पे आप चढ़ जाओ इस तरीके से। अब बच्चों इसमें पत्तियां लगी होती हैं और फल लगे रहते हैं, है ना, दीज आर द लीव्स लाइक दिस, ये पत्तियां लगी हैं, कुछ फल लगे हुए हैं इसमें, ये मैंगो वैंगो लगा हुआ है भाई, ये मैंगो लगा हुआ है सपोज, ठीक। अब आप क्या करते हो बताओ, ध्यान से सुनना, ये आप इस पे चढ़ गए इस तरीके से मान लो, और आपने इसके इस पोर्शन को, इसकी जो डाल होती है, इसका जो स्टेम होता है मान लो, है ना, इसकी स्टेम तो नहीं बोलेंगे, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, आपने इसकी ब्रांच को पकड़ा, जो शाखाएं इसकी निकली हुई हैं, जो इसकी डाल जिसको बोलते हैं जो निकली हुई है, इस ब्रांच को पकड़ा आपने, खूब तेजी से हिलाया ऐसे, टिक 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 टिक, ऐसा खूब। जैसे ही आप हिलाओगे, जरा ध्यान देना बच्चों, क्या प्रोसेस होगा बताइए, फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया, डायरेक्टली फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया, ब्रांचेस के ऊपर लगाया ना, उसकी जो ब्रांचेस हैं भाई, पत्तियों पे यानी कि लीव्स पे और फ्रूट पे तो फोर्स तुमने नहीं लगाया। तुम ऐसा तो नहीं जाते हो फ्रूट को पकड़ के हाथ से तोड़ ले, ऐसा तुम तो डाल पकड़ के हिला दोगे ऐसा भाई, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने इसकी ब्रांच को पकड़ के हिलाया। तो बताओ जरा, फोर्स किसके ऊपर लगा, जल्दी से बताओ, फोर्स किसके ऊपर लगा, ब्रांचेस के ऊपर, यस और नो। तो ब्रांचेस के ऊपर अगर फोर्स लगा है, जरा मुझे ये बताइए कि जब तक तुम पेड़ पे नहीं चढ़े थे, ये जो पत्तियां थी, ध्यान से सुन लेना भाई, ये जो आपकी लीव्स थी और जो मैंगो था, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था कि नहीं था बताओ, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था कि नहीं था, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। तो भाई ये स्टेट ऑफ रेस्ट को ही तो मेंटेन करना चाहेगा अपने इनर्शिया के कारण, इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ना, तो ये अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट में। तुमने ब्रांचेस पकड़ के हिला दी, फोर्स तो तुमने ब्रांचेस पे लगाया है ना, जरा ध्यान से चेक करो। जैसे ही इसकी डाल को हिलाओगे ऐसा, ठीक, क्या होता है, जो मैंगो है, एक मैंगो को लेके सोचिए, एक मैंगो को लेके सोचो, ये मैंगो लगा हुआ है, ये डाल है ऐसे, ये ब्रांच, तुम चल गए ब्रांच को, ये ऐसे है ना। अब क्या हो, ब्रांच जैसे इधर निकल जाएगी, मैंगो वहीं रहना चाहता है, बोलो हाँ यस सर, तो ये ब्रांच उधर निकल गई और मैंगो बेचारा वहीं रहना चाहता है। अब बताओ कांटेक्ट छूट गया कि नहीं छूट गया, ब्रांच निकल गई ऐसे, ये अपने मैंगो मैंगो बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा, तो मैंगो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए, ये पल भर के लिए अगर आप इसकी पिक्चर खींचोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब आपको पता है मैंगो पे रिजल्टेंट फोर्स कौन सा लग रहा है भैया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंगो पे फोर्स कौन सा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
यहां पर भी अभी भी मैंगो, एक मैंगो ले लो यार, ये वाला मैंगो ले लो, मैंगो पे अभी भी वेट लग रहा है भाई, लेकिन यहाँ कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको टेंशन बोलते हैं। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्लास 11 में बात करेंगे, ठीक, टेंशन के बारे में। टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। आम जो है आपका, यानी कि जो मैंगो है वो कांटेक्ट में डाल के साथ, ब्रांच के साथ, तो वहां कांटेक्ट फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं। वही, अरे नॉर्मल बोलो, टेंशन बोलो, जो बोलना है बोल दो यार, टेंशन बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा था? वेट को। जरा ध्यान दो, अरे भैया जरा मैंगो बड़ा बना लो यार, मैंगो बड़ा बना लो, मैंगो बड़ा बना लो भाई, मैंगो बड़ा बना लो। लो, एक बड़ा सा मैंगो बनाओगे तब तो समझ में आएगा, ठीक। अब मैंगो का वेट कहां लग रहा था बोलो? नीचे। और मैंगो में टेंशन कहां लग रही थी? ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे आपको पता चला? आपको पता चल जाएगा 11th क्लास में, टेंशन मत लो ज्यादा, आपको तो मैं डिटेल में समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक। देखो, ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा था? वेट को। तो आम ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे, भाई टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा था। और टेंशन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, कॉपी में नोट कर ले भाई। एक तो पढ़ाया था फ्रिक्शनल फोर्स, एक पढ़ाया था नॉर्मल, एक पढ़ा रहा हूं टेंशन। एक पढ़ाया था फ्रिक्शनल फोर्स, एक पढ़ाया था नॉर्मल, और आज एक और पढ़ा रहा हूं, टी का मतलब टेंशन। टेंशन, अरे टी का मतलब टेंशन भाई, टेंशन फोर्स का नाम है। अरे टेंशन फोर्स का नाम है। ये तीनों के तीनों, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एन का मतलब नॉर्मल, टी का मतलब टेंशन, ये तीनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं। तो आम अभी रुका, जैसे ही तुमने डाल को हटा, हिला दिया, डाल निकल गई इधर, ब्रांच निकल गई इधर, जैसे इधर निकल जाए कांटेक्ट छूट जाएगा। कांटेक्ट छूट जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? लो भाई, अब बताओ, मैंगो पे एक वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ये इसको किधर लेके जाएगा? नीचे ही तो लेके जाएगा। ओके, नीचे ही तो लेके जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड टेंशन। ओके, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था, क्लास 11 में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। ओके, क्लास 11 में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। टेंशन लगती है जनरली कहां? जहां रस्सी वस्सी बंधी होती है, ठीक है। रस्सी समझते हो आप? रोप, कोई स्ट्रिंग होगी, कोई धागा होगा, थ्रेड होगा। अब आम, आम आपने देखा ना कैसे पेड़ पे लगा रहता है, कभी देखा आपने आम? तो यहां, ये देखो, ये थ्रेड जैसा ही तो लगा हुआ है, ये थ्रेड जैसा ही तो लगा हुआ है। तो थ्रेड में टेंशन डेवलप होता है, याद रखिएगा, ठीक। थ्रेड में टेंशन डेवलप होता है, और नॉर्मल डेवलप होगा जब कोई किसी सरफेस को दबाएगा, जब कोई किसी सरफेस को पुश करेगा, ठीक है। जैसे कल बॉक्स ने फ्लोर को, ये देखो, कल ऐसा करके बॉक्स रखा था, बॉक्स ने यहां पर, बॉक्स इसको दबा रहा था, तो बॉक्स ने ग्राउंड को नॉर्मल दिया एन, तो ग्राउंड से बॉक्स को भी नॉर्मल मिला था एन, ठीक है। बता दिया मैंने, आपने, आपका शायद नेटवर्क चला गया था। मैं कह रहा हूं कि भाई जहां पर धागा रहेगा, थ्रेड वगैरह, वहां टेंशन बनेगी। वो टेंशन कैसे बनती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से बनती है। उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, 11th में बात करेंगे। नॉर्मल, जहां पर ये इस तरीके से देखो, सरफेस ऐसा कांटेक्ट में रहेगा, बॉक्स ने दबाया इसको एन नॉर्मल से, तो ग्राउंड ने भी इसको एन नॉर्मल दे दिया। बस अभी के लिए आपको याद रखना है, ये सब कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, ज्यादा टेंशन मतलब, मैंने आपको समझा दिया। फोर्स अगर ब्रांच पे लगा है तो ब्रांच इधर शिफ्ट हो जाएगी, मैंगो पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं। मैंगो पे दो तरीके के फोर्स थे, एक था टेंशन, एक था उसका वेट। टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स था, ब्रांच उधर निकल गई, कांटेक्ट छूट गया, टेंशन खत्म हो गया। जैसे ही टेंशन खत्म हो गया, तो इस पे केवल एक वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और मैंगो कहां आ जाएगा? नीचे। ओके बेटा, स्क्रीन बिल्कुल सही है, आप एग्जिट करके एंटर कर लीजिए। स्क्रीन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन में, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप एग्जिट करके एंटर कर लो, ठीक है। नाउ चलो, मेरे ख्याल से ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये वाला भी आपको समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स, और देखो क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो डिस्कस ही कर लेते हैं, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों। कभी आपने कोई, जैसे क्या कहते हैं, कारपेट होता है ना, कारपेट होता है आपके घर में, आप कारपेट को ऐसा स्टिक से ऐसा मारते हो तो बहुत सारी धूल निकलती है उसमें से। हाँ, ये कारपेट है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए कारपेट है, और इसको एक डंडे से, एक स्टिक ले लेते हो आप, ऐसा इसको पीटते हो इस तरीके से, डंडे से आप इसको, है ना, बीट करते हो उसको इस तरीके से। इसको डंडे से आपने मारा, एक स्टिक ले ली, क्या होता है बताओ? ये जो कारपेट है आपका, ठीक, कारपेट में बहुत तरीके के पार्टिकल्स हैं,
ये सब कारपेट में लगे हुए पार्टिकल्स हैं, यस और नो, बताइए। ये धूल के पार्टिकल्स हैं। अब सुनो ध्यान से, जैसे आप स्टिक लेके कारपेट को मारोगे, सुन लो भाई ध्यान से, कारपेट आपने लिया, ऐसा स्टिक से आपने कारपेट को मारा, बोलो फोर्स किस पे लगाया तुमने, बताओ, कारपेट पे या जो पार्टिकल्स हैं उस पे लगाया, बताओ। ये रही आपकी कारपेट, और ये रहे आपके जो छोटे छोटे डॉट डॉट करके जो पार्टिकल्स दिखाए हैं, ये हैं आपके कुछ डर्ट पार्टिकल्स। डर्ट पार्टिकल समझ रहे हो ना, धूल के कण, धूल के कण। फोर्स आपने कारपेट पे लगाया, तो भाई बताओ जरा मुझे कि मोशन कौन करेगा, कौन मूव करेगा। भाई पहले तो पूरा सिस्टम था, किसका किसका सिस्टम है, कारपेट और डर्ट पार्टिकल का, तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। फोर्स तो तुमने कारपेट पे लगाया, तो कारपेट मूव करेगा ना, और पार्टिकल पार्टिकल अपनी जगह पे ही लटके रहेंगे, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन कारपेट जब छूट जाएगा, तो जब पार्टिकल ऐसे लटके रहेंगे थोड़ी देर के लिए, अगर आप पिक्चर देखो, उसकी फोटो खींच लो, वैसे तो पार्टिकल डायरेक्टली नीचे जाने लगते हैं, आपको पता है, क्योंकि पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो मास होता होगा, और मास है तो वेट है, मास है तो वेट है भाई, मास है तो वेट है, मास है तो वेट है। किसी बॉडी के पास अगर मास है m, तो इसका वेट का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं, m/g। याद आया कि नहीं? और वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, मैंने तुम्हें बताया है। कौन सा फोर्स होता है? ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, याद है? तो जैसे ही कारपेट हट जाएगा, तो हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। कारपेट तो हट गया, लेकिन पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए यहां पर रहेंगे, और सब पार्टिकल का वेट नीचे लगेगा, तो पार्टिकल नीचे गिरने लगते हैं। क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप ये समझा सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप समझा सकते हैं कि कारपेट की सफाई हम लोग किस तरीके से करते हैं। कारपेट पे फोर्स लगा, कारपेट डिस्प्लेस हो गया, पार्टिकल वहीं पर रहेंगे अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करने के लिए, उस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, उसकी वजह से वो नीचे आ जाएंगे। ठीक, कोई समस्या बताइए? ये सब बच्चों कुछ एग्जांपल जस्ट मेरे दिमाग में आ गए, मैंने आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यही सब एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। मैं ग्रुप पे बच्चों प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आप बिल्कुल सभी बच्चे मेहनत करने से मत पीछे हटिए, मैंने आपको कई बार बोला है, ठीक है ना? जब आप मेहनत करके जाओगे एग्जाम में, जब आप कंटेंट अच्छी तरीके से कंज्यूम करके जाओगे, तभी आपको मार्क्स वहां पर मिलेंगे। बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ के जाते हैं, और आप उम्मीद करते हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत सारे, आपको लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, खासकर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बच्चों आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। खासकर इतना तो कम से कम अपने स्कूल में करना चाहिए, बच्चे वो भी नहीं करके जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई वो अगर आप नहीं लगाओगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे? सब कुछ देख के अच्छी तरीके से जाना है, ठीक है? कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, जो नहीं आती है उसको थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है ना? बट पढ़ते जाओ, कहने का मतलब है पढ़ते जाओ, टाइम दो और पढ़ते जाओ। ठीक, चलो नाउ अब आ जाइए बच्चों, ये सब आप लोगों ने देख लिया, जो बातें मेरे दिमाग में आई मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? चलो अब देखो बच्चों, अब एक बहुत अच्छी बात यहां पर निकल के आ चुकी है, देखिए जरा, एक बहुत अच्छी बात बच्चों यहां पर निकल के आ चुकी है, इस बात को आपको याद रखना है। पता है आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या? आपसे एग्जाम में पूछेगा बच्चों क्या, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपको, न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपको कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है? भाई ध्यान से करो बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपको कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है? कौन से फिजिकल, सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान से सुन लो बच्चों। न्यूटन, एक बात बता दे रहा हूं मैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपको कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चला है? सर फोर्स के बारे में पता चला है, और सर हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग बेचारे नहीं समझ पा रहे होंगे, भाई एक बात बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ही तो बोला था ना कि अगर कोई बॉडी रुकी है यानी कि रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन तब तक जब तक उस पे क्या नहीं लगा दोगे? एक्सटर्नल फोर्स, यही तो बताया था ना। तो उन्होंने ही तो बोला ना अपने लॉ में कि जब तक उस पे क्या नहीं लगा दोगे? एक्सटर्नल फोर्स। तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बता रहा है आपको, बताओ? फोर्स के बारे में, कि हाँ भाई फोर्स नाम की भी कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या आप फोर्स की डेफिनेशन दे सकते हैं?
न्यूटन फर्स्ट लॉ को सोचते हुए क्या आप फोर्स की डेफिनेशन दे सकते हैं? सोचिए, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करो। क्वेश्चन सुन लो भाई ध्यान से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करो। तो फोर्स इज समथिंग, बच्चों अब आप खुद ही ध्यान से सोच लो, खुद ही ध्यान से सोच लो। फोर्स इज समथिंग, फोर्स इज समथिंग दैट कैन कॉज अ मोशन और दैट कैन, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, फोर्स इज सम फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और दैट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, है ना, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। अब इसको टेक्निकली अब आप देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स एक ऐसी, समथिंग का मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, समथिंग का मतलब क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, जरा ध्यान से सुन लो भाई, जो या तो चेंज कर देगा या टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज करने का मतलब है, टेंड्स टू चेंज का मतलब करने की कोशिश करता है। विच कैन चेंज, विच चेंजेस का मतलब जो या तो चेंज कर देगा और का मतलब या तो टेंड्स टू, या तो चेंज करने की कोशिश करेगा। किसको चेंज करने की कोशिश करेगा? स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। क्या मैंने सही बात कर दी बच्चों? अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए 2-4 बार इसको। फोर्स एक ऐसी फिजिकल, अब फोर्स का टेक्निकल डेफिनेशन आपको बहुत अच्छा, देखो भाई पहले आपने क्या पढ़ा था बताओ? फोर्स क्या है? पुश और पुल है। भाई आपने क्या पढ़ा था? फोर्स पुश है या पुल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको फोर्स का एक अच्छा डेफिनेशन दे रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या? फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी जो जो या तो चेंज कर देगी या तो चेंज करने की कोशिश करेगी। किसमें? किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में या किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में तो फोर्स लगाओगे आप तो भाई या तो उसको चला देगा, तो चलाने की कोशिश करेगा। और अगर कोई चलती हुई बॉडी आ रही है, कोई मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको क्या करोगे? फोर्स लगाओगे उस पर, है ना, तो वो उसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। या तो कर देता है या तो कोशिश करता है फोर्स। जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा लगाया तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। कोशिश करता है, चेंज भी कर सकता है, नहीं भी। जैसे कि कोई बहुत भारी भरकम टेबल है, कल हमने आपको बताया था भाई, कोई बहुत भारी भरकम टेबल है, अब उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। तो आप फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जरूरी नहीं है कि वो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ही कर दे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आप समझदार हो बच्चों, ये आप कर सकते हो। और एक चीज और जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास बच्चों यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बहुत अच्छी बात है, ये सब बातें पता है। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ से तो तुम्हें फोर्स की डेफिनेशन मिलेगी। भाई ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, एक सवाल और मैं तुमसे पूछता हूं एग्जाम के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए, सुनो। देखो एग्जाम का क्वेश्चन सुनो। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, बात समझिए, वो तो तुम लिख ही दोगे। कभी कभी एग्जाम में वो ये नहीं पूछता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, वो एग्जाम में ये पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है। व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स? व्हाट व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स? हाँ भाई जरा बताइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है बताओ? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आ गया आंसर? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डेफिनेशन को सही सही बताता है। तो फोर्स ऑफ डेफिनेशन को, ये रहा इसका आंसर, और वो डेफिनेशन ये रही। ठीक, ओके नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसमें कुछ रह तो नहीं जाता। अच्छा हाँ, एक चीज और डिस्कस मैं करना चाहता हूं, आप लोग यहीं पे कर लीजिए। एक चीज बच्चों मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अभी हम चल के न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुन लो। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट अलग है, सुन लो भाई ध्यान से। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट अलग है। क्या स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ाऊंगा।
लेकिन पता है एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है। देखो भाई, क्या आप लोग सवाल समझ रहे हैं, गलत तो नहीं कर दोगे। अगर उसने न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछा तब तो तुम डेफिनेशन दोगे, कौन सी वाली जो कल पढ़ाई थी, लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन दोगे। ठीक, ओके। कि कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन अगर उसने ये सवाल पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट डज द न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है, तो जवाब है डेफिनेशन ऑफ फोर्स को देता है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ को अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ध्यान से पहले मेरी बात सुन लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, एम इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाय टी। अभी 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 पढ़ाया नहीं है, कोई बहस मत करना कि पढ़ाया नहीं है, क्या बता रहे हो, सुन लो, बस मैं बता रहा हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ का जो डेफिनेशन है वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है, तब क्या बताओगे, व्हाट डज न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स। तो जवाब है बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन को देता है, और न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को कितना फोर्स लगाया उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाल के देता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है, आंसर है फॉर्मूला ऑफ फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है, F इज इक्वल्स टू एम में। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा ये हम अभी पढ़ेंगे, पहले आप इतना देख लो आराम से, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछेगा तो डेफिनेशन लिखोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली याद कर लोगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक, उसको छोड़ो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है आपको, तो जवाब है इट गिव्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है, F इज इक्वल्स टू एम में, ठीक, F इज इक्वल्स टू एम में, जो आपको फर्स्ट वाली क्लास में मैंने बच्चों समझाया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया। अब सुनो, अब बच्चों अब आपको थोड़ा बहुत देखिए याद आएगा, अब आपको थोड़ा बहुत याद आएगा बच्चों, मैंने बात करी थी मोमेंटम की, याद है फर्स्ट क्लास में बच्चों मैंने बात करी थी किसकी, मोमेंटम की, ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दें, आइए थोड़ा आपको मोमेंटम जरा समझा देते हैं, ठीक। देखो देखिए बच्चों, देखिए मोमेंटम, फर्स्ट वाली क्लास में हमारी और आपकी बात हुई थी बच्चों मोमेंटम के बारे में, ठीक। और मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम को आप कैसे दिखाओगे, पी से दिखाओगे, याद आया। और बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद है आप लोग को बच्चों, यस और नो, ये मोमेंटम बच्चों क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सही है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी आप लोग को याद है, यानी कि बच्चों ये बात आपको याद है कि ये मोमेंटम क्या होता है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस सर, सर इसका मतलब है इसके पास सर मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, यस सर, और इसके पास होगी क्या, डायरेक्शन भी, यस सर, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वेक्टर पी होता है, पी के ऊपर वेक्टर लगा होता है, जिसको हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसका बच्चों फॉर्मूला देख लेते हैं, अभी के लिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला आप लोग को बच्चों याद ही होगा, P इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी का मास कितना है, m है, और ये v वेलोसिटी से जा रही है, सो यहां पर जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू वी, बताओ भाई, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा ना इसका फॉर्मूला, यस और नो, बताइए, ये तो आपने पढ़ा है ना, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक। अच्छा, और एक चीज और, हम लोग के सिलेबस में बच्चों कौन सा है, हम लोग के सिलेबस में बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है, ठीक, तो मान लो बॉडी को आपने देखा, बॉडी की स्पीड देखो, इसको आप स्पीड बोल दो वी को, चाहे आप वेलोसिटी बोल दो,
चाहे आप इसको स्पीड बोल दो चाहे वेलोसिटी बोल दो v को, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी, क्या दिक्कत है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके नाउ, तो p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, रिवीजन। नाउ मास कितना है बच्चों, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको ऐसे लिखा जाता है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताइए कोई डाउट है, बोलिए कोई डाउट है, यस और नो, कोई डाउट है बताइए, यस और नो बोलिए। ठीक, ये सब आपको याद आ गया, याद आ गया, ठीक है, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैं आपसे एक जरा सवाल करता हूं, देखते हैं आप क्या बताते हो। ठीक है, चलो सवाल करते हैं, सुनो। देखो बात समझो, देखो देखो बच्चों से जब मैंने पूछा कि मोमेंटम क्या होता है, तो बच्चे बता तो देते हैं कि सर m इंटू वी मोमेंटम होता है, मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। बात समझिए जरा, जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है उसको मोमेंटम बोलते हैं। भाई देखिए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बोला था, आप नई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाओगे, आप नई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाओगे। आपने क्या पढ़ा मोशन वाले चैप्टर में, याद करो, आपने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एस्केलेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है। फिर अब आप इस चैप्टर में आ गए हो, आपने फोर्स पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स की डेफिनेशन दी, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएगा। तो अभी आपने एक नई फिजिकल क्वांटिटी देखी, कौन, मोमेंटम। ठीक, और मोमेंटम को कैलकुलेट करने का जब मैंने आपसे पूछा फॉर्मूला, तो आपने बोला सर मास को वेलोसिटी से, मतलब मास इंटू वी कर दो, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, और यूनिट ये रही किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है, जरा बात समझिएगा बच्चों, केवल इतनी ही बात नहीं है कि मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही, एम इंटू वी। ठीक, यहां पर बात यह है कि अगर मैं आपको सच में ये पूछूं कि भाई ये मोमेंटम होता क्या है, अब आप चक्कर में फंस जाओगे। बात समझिए, भाई मैंने पूछा मोमेंटम क्या होता है, तो आप एग्जाम में लिख के आ गए, सुनो आप एग्जाम में क्या लिख के आ गए। देखो एक बच्चा एग्जाम में क्या लिख के आया, जो बच्चे को दिख रहा था बच्चे ने लिख दिया, उसने लिखा एग्जाम में मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। भाई मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर लो किसको, मास को वेलोसिटी के साथ, इज मोमेंटम, इज मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लिख दिया आपने एग्जाम में, इट इज अ, बात समझिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप एग्जाम में लिख के चले आए। ठीक, फिर आपने फॉर्मूला लिख दिया, पी इक्वल्स टू एम इनटू वी। फिर आपको पता है, क्या पता है सर, आपको पता है सर कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मास एक स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी के वेक्टर होने की वजह से मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, तो मोमेंटम भी क्या बन गया, आप एक वेक्टर। तो ये आप लिख के आ गए, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको बस। लेकिन अब देखो जरा, मार्क्स आपको मिल गए एग्जाम में, आपने डेफिनेशन लिख दी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, मार्क्स वार्क्स सब कुछ आपको मिल गए। लेकिन जब मैं असली में अगर आपसे पूछ लेता हूं कि ये बताओ मोमेंटम होता क्या, समझाओ, अब बताओ, अब नहीं समझा पा रहे हो आप। मैंने कहा मोमेंटम क्या होता है भाई, समझाओ ना, ये तो आपको मार्क्स मिल गए एग्जाम में, असली में बताओ क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं रियलिटी में मोमेंटम क्या होता है। ये क्या नई चीज आ गई भाई, इन रियलिटी व्हाट इज मोमेंटम। आइए जरा फील करते हैं इसको, फील करने का मतलब है फील ऑफ मोमेंटम। फील करो भाई, फील करो, आप फील करो कि व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। चलो जरा फील कराते हैं आपको। ठीक, देखो कैसे फील करोगे, देखो कैसे फील करोगे। चलो यहां सामने खड़े हो जाओ, अभी फील करा देते हैं। ये तुम यहां खड़े हो गए इस तरीके से, ये तुम हो, अब ध्यान से सुनना जरा,
मेरे पास एक बॉल है, जरा समझ जाना, बॉल मैं एक लेके आ रहा हूं आपके सामने यहां पर, और देखो भाई, देखो, अरे भाई आप मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, मान लो कि बॉल का मास 1 किलोग्राम है। वैसे तो ऐसी कोई बॉल होती ही नहीं है जिसका मास 1 किलोग्राम हो, भाई बहुत भारी हो जाएगी ना, तो चोट लग जाए उससे खेल नहीं सकते हम। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा आसान पड़ेगा ना ऐसे समझाना। ठीक बच्चों, ध्यान से सुनो, ये केस नंबर 1 में बॉल में लेके आया, इसका मास कितना है जरा समझिएगा जरा, 1 किलोग्राम का बॉल है, और मैंने आपकी तरफ फेंका ऐसे, देखो जरा, ठीक, धीरे से फेंका, धीरे से सर, मतलब सर धीरे से का मतलब है, मान लो बच्चों मैंने कितनी वेलोसिटी से फेंका, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, क्या लोगे, 2 मीटर पर सेकेंड ले लो। ठीक, ध्यान सुनो, ये बॉल को मैंने फेंका, ये केस नंबर 1 है, चलो है ना, जरा समझिएगा जरा बच्चों, देखिए, देखो भाई, देखो 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 सभी बच्चे देखो, सबसे पहले मैं मास को कांस्टेंट रखूंगा, मतलब मास 1 किलोग्राम का लेके वेलोसिटी को चेंज करूंगा। जरा ध्यान रखिएगा भाई, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं समझ में नहीं आया, मास को कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी को चेंज करो एक बार, मतलब सर मास को फिक्स रखो 1 किलोग्राम, वेलोसिटी को चेंज करना। दूसरे केस में क्या करोगे, मतलब अभी जो नेक्स्ट केस करवाऊंगा, वेलोसिटी को फिक्स करना, मास को चेंज करना। मेरी बात सुन ली सबने, बोलो, पहले मास को फिक्स रखिएगा, वेलोसिटी को चेंज करिएगा, दूसरे केस में वेलोसिटी को फिक्स रखिएगा और मास को चेंज करिएगा। ठीक, ध्यान से चेक करो, देखो, मास 1 किलोग्राम, मास 1 किलोग्राम, मास मैंने फिक्स रखा। ठीक, अब मैंने ये इसको केस नंबर, इसको बच्चों आप, चलो ये सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक, मैंने 2 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ फेंक दी, ये बॉल फेंक के आपको 2 मीटर पर सेकेंड तो समझते होगे, एक सेकेंड में कितना जाएगा, 2 मीटर, इस वेलोसिटी से फेंका, बॉल वही है, बॉल वही है, बॉल वही है, 1 किलोग्राम वाली ही बॉल है बच्चों, लेकिन इस बार मैंने आपकी तरफ फेंका है इसको, जरा समझिएगा बच्चों, कितनी वेलोसिटी से। कुछ लोग v का मतलब समझ रहे होंगे फाइनल वेलोसिटी, अरे भाई कहां हो आप लोग, v का मतलब कहां, v का मतलब कितनी स्पीड से फेंका है भाई, स्ट्रेट लाइन में कितनी वेलोसिटी से फेंका है, स्ट्रेट लाइन में, वो है v, v का मतलब वेलोसिटी बच्चों। अब मैंने फेंका इसको 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ भाई जरा समझो, बॉल वही है, पहले फेंका 2 मीटर पर सेकेंड, अब बॉल वही मैंने फेंका 10 से, मुझे बताओ चोट कब ज्यादा लगेगी तुम्हें, जल्दी 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 जल्दी, फर्स्ट वाले सिचुएशन में या सेकंड वाले सिचुएशन में, तुम्हें चोट ज्यादा कब लगेगी, जल्दी बताओ, बड़ी सीधी सी बात समझ गए होगे अब तो। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अगर तुम्हें सेकंड वाले कोर्स केस में ज्यादा चोट लगी तो भाई सेकंड वाले केस में तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाए, चेक कर लो, ये बॉल आके तुम्हें टक्कर करेगी कि नहीं करेगी बताओ, भाई ये बॉल आके तुम्हें पुश करेगी कि नहीं करेगी बताओ, तुम्हें फोर्स देगी तुम्हारी बॉडी पे, और ये बॉल भी फोर्स लगाएगी। अब आप बस मुझे इतना बताओ, ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, तुम्हारी बॉडी पे, ज्यादा चोट लग रही मतलब ज्यादा फोर्स लग रहा है, सेकंड केस में ज्यादा चोट लग रही है या फर्स्ट केस में ज्यादा चोट लग रही है, बताइए, सेकंड केस में तुम्हें ज्यादा चोट लग रही है या फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ज्यादा लग रही है, तो सेकंड केस में ज्यादा लगने का मतलब है, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, सेकंड केस में ही फोर्स तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा लगा, यस सर, जरा ध्यान से चेक करना भाई, सेकंड केस में तुम्हारी बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगा है और फर्स्ट वाले केस में तुम्हारी बॉडी पे फोर्स कम लगा है, मतलब क्या सर, मतलब सर ये क्या हो रहा है सर, कि बॉडी तो वही है 1 किलोग्राम, एक बार वो ज्यादा चोट करती है, एक बार वो कम चोट करती है, ऐसा क्यों हुआ सर, सर ऐसा इसलिए आपने वेलोसिटी चेंज कर दी, आपने बोला अच्छा इसका मतलब कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है, ध्यान सुनो, इसका मतलब कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आने वाली जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू m इंटू वी। ओके, तो फर्स्ट केस में आपने फटाफट मोमेंटम निकाल लिया, m कितना है जल्दी से बताओ, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, 1 किलोग्राम कैसे निकालते हैं, v का वैल्यू कितना है फर्स्ट केस में 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर कितना आएगा 1 इंटू 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सही है। सेकंड केस में मैंने कहा भाई मोमेंटम निकालो, तुमने कहा सर फॉर्मूला लगा दो m इंटू वी का, लेकिन इस बार मास कितना है, मास तो 1 किलोग्राम ही है, लेकिन इस बार वेलोसिटी कितनी हो गई,
ध्यान से समझना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार आंसर क्या आ रहा है, 1 इंटू 10 10 आ रहा है, और साथ में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, अब देखा आपने सेकेंड वाले केस का मोमेंटम ज्यादा था सर, और फर्स्ट वाले केस का मोमेंटम कम है। चेक कर लो, मोमेंटम यहां पर ओनली 2 है और यहां पर मोमेंटम कितना है, ज्यादा है, 10। मतलब सर, मोमेंटम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जब वो ज्यादा होगा तो वो सामने वाली बॉडी पे फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। समझ जाना, जिसका मोमेंटम ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी, जिसका मोमेंटम ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी। आपके सामने ही है सब कुछ। तो अगर कोई एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से आ रही है, तो उस बॉडी के पास कुछ होता है बच्चों। क्या होता है, फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है, सामने वाली बॉडी पे वो फोर्स लगा सकती है। तो ये जो फोर्स लगाने की एबिलिटी, इसको मेजर करने के लिए मोमेंटम मेजर किया जाता है। क्या मैंने सही बोल दिया कि नहीं बोल दिया, बताओ। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी, ये सुनो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देख लो बच्चों, आपके सामने मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा मुझे कंपेयर करके बताओ। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मास तो तुमने फिक्स कर दिया, बताओ मोमेंटम यहां पर क्यों ज्यादा आ गया, सेकंड वाले केस में मोमेंटम क्यों ज्यादा आ गया, वाई, रीजन बताए कोई बच्चा मुझे जल्दी से। सेकंड वाले केस में हाँ, वेलोसिटी ज्यादा है, यस 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 यस। एक बात पता चल गई, देख लो भैया, देख लो, तुम्हारे सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे सामने बच्चे ने बताया कि सर सेकंड वाले केस में मोमेंटम ज्यादा आ रहा है क्योंकि सर वेलोसिटी ज्यादा है। मैंने कहा कैसे, तो कहने लगा सर मास तो आपने फिक्स कर दिया सर, बॉल तो वही है। मैंने कहा हाँ भाई सही बात है। तो बच्चे ने बोला कि सर देखो सर, यहाँ मोमेंटम ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ मोमेंटम कम आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, मास फिक्स है। मास क्या है सर, मास फिक्स कर दिया सर, यस सर, मास तो फिक्स है। तो जो चीज फिक्स होती है उस पर तो कोई कमेंट नहीं करोगे ना आप भाई, जो चीज फिक्स होती है उस पर कोई कमेंट नहीं करोगे। तो अब आपने क्या बोला, सर देखो सर, सर जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी थी ना सर, वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। मतलब अब आपको पता चला है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सही बोल दिया कि गलत बोल दिया, जल्दी बताओ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मतलब, अच्छा कुछ लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता भाई, तो ध्यान से सुन लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, इस निशान को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये मतलब होता है, और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। अब बताओ मोमेंटम किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताइए। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, आपके सामने सबूत की नहीं, बताइए। यस तब सर। आपको, हाँ तब आपको एक बात पता चल गई और आपने उसको नोट कर लिया अपनी कॉपी में। देखिए दो बातें लिखूंगा बॉक्स में, बॉक्स में इस बॉक्स को फिल करेंगे हम लोग, ठीक, ये बॉक्स यहां बना दिया। और एक बात जो आपको अभी अभी पता चल गई, उसको तो आपने लिख ही लिया है कि इसको क्या पढ़ते हैं भैया फिजिक्स में, जरा बताना। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आता है पढ़ना, बोलो। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आता है पढ़ना। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मैंने कहा ये क्या बता रहे हो, तो आपने कहा देखो सर, इसका मतलब ये है सर कि अगर आपने मास फिक्स कर दिया तो जब आप वेलोसिटी ज्यादा करोगे ना तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा समझ में नहीं आया, मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा का क्या मतलब है। आपने बोला देखो सर, अगर आपने मास फिक्स कर दिया और वेलोसिटी वेरी कर दी, तो जब वेलोसिटी ज्यादा रखोगे ना सर, तो P = M × V से ज्यादा आंसर आएगा। मैंने कहा समझाओ इसका क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे देखो सर, जब मोमेंटम ज्यादा आता है ना तो वो बॉडी ज्यादा फोर्स लगा सकती है। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा अब हमने क्या किया, अब हम वेलोसिटी को फिक्स करके मास को वेरी करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस बार बताइए, वेलोसिटी को फिक्स कर देंगे एंड मास को वेरी करेंगे। तो फिर से वही पूरी कहानी है आपकी, ये आप खड़े हुए उस तरीके से, ठीक, ओके, ये आप खड़े हुए उस तरीके से, सही। जिसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है, जिसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है वो फोर्स ज्यादा लगाता है। मतलब सर मोमेंटम का रिलेशन फोर्स से होता है, हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम का कुछ रिलेशन फोर्स से होता है, हाँ अभी पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, क्या टेंशन है बताओ, अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ। अब ध्यान से चेक कर लेना, देखो ये हमने इसको कॉपी किया, सही है, यहां पर लेके आए। अब सुनो, अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूं आपके सामने, है ना, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करो, ये बॉल ले लो आप, है ना, और एक ये वाली बॉल ले लो, भारी भरकम, ठीक। यहाँ पे ये वाली बॉल का मास है m1, कितना
1 किलोग्राम, ठीक। और ये वाली बॉल का मास बच्चों कर दिया मैंने सपोज 5 किलोग्राम, बहुत ज्यादा होता है, बहुत चोट लगेगी भाई। अब वेलोसिटी फिक्स कर दो, इसको भी फेंका आपने किससे, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और इसको भी आपने फेंका किससे, 2 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी फिक्स होगी। चलो चलो ये सब छोड़ो बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ, इसको भी उसी वेलोसिटी से फेंका, इसको भी, ये सिचुएशन नंबर 1, ये सिचुएशन नंबर 2। हाँ भाई जरा मुझे बताइए कि एक बार हमने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 1 किलोग्राम को फेंका, और एक बार 2 मीटर पर सेकंड से 5 किलोग्राम को फेंका, वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी फिक्स है भैया, हर एक सेकंड में 2 मीटर ही जाएगा वो, 2 मीटर पर सेकंड। बताओ चोट ज्यादा कहां लगेगी, केस 2 में या केस 1 में, बताओ। सेकंड। सेकंड केस में। कि हमने बोला भाई तुमने कैसे बताया, तो कह रहा सर मेरा एक्सपीरियंस है। भाई तुम्हारा अनुभव है, ये तुम्हारा अनुभव है, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है भारी भरकम मास का, हाँ 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दूंगा भाई चोट लग जाएगी तुम्हें। तो कह रहा सर मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा ठीक है। तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है इसी को तो फिजिक्स में कुछ नाम दोगे ना भाई, और इसी को तुमने मोमेंटम बोल दिया, बोला कि सर एक काम कर लो सर, यहां मोमेंटम निकाल लो, यहां, मैंने कहा ठीक है निकाल लो। तो ये वाले केस में तुमने मोमेंटम निकाला, P = m/v से, आंसर चेक करो कितना आ रहा है, मास कितना है 1 किलोग्राम, ठीक। वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर कितना आ रहा है 1 × 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सही है। और यहां पर मोमेंटम निकालने लगा तो P = m/v आ गया, मास कितना था 5 किलोग्राम, ठीक। वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो तुमने बोला देखो सर ऐसे समझ लो कि सर यहाँ मोमेंटम ज्यादा आ रहा है ना, और यहाँ मोमेंटम कम आ रहा है, तो जब मोमेंटम ज्यादा आएगा सर वहां फोर्स ज्यादा लगाएगा वो, तो ज्यादा चोट करेगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अगर किसी बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो आके सामने जब फोर्स लगाता है तो कुछ मेजर किया जाता है, वही जो कुछ मेजर किया जाता है वही मोमेंटम है। जब वो ज्यादा आता है तो वो ज्यादा चोट लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब तुमने यहां से देखा, तुमने कहा सर एक काम कर सकते हो आप, मैंने कहा क्या, आपने कहा सर देखो इस बार वेलोसिटी तो सर फिक्स कर दी थी, यस सर, तो सर मोमेंटम कम और ज्यादा कैसे आ रहा है, तो आपने बोला कि सर इस बार हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से सुन लेना, इस बार हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। चेक कर लो भाई, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, यानी कि अब जाके आपको पूरी बात पता चली। क्या, ये जो ब्लू बॉक्स में बंद किया था कि मोमेंटम वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है और मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे ही करता है। अभी हम अलग अलग करके पढ़ रहे थे, अब हमें पता चला अच्छा इसका मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो जब दोनों पे डिपेंड करता है मोमेंटम, तो हमने क्या किया, तो दोनों नॉलेज को हमने कंबाइन कर लिया, P इज प्रोपोर्शनेट टू E और P इज प्रोपोर्शनेट टू मास M। ये रिलेशन नंबर 1 है और ये रिलेशन नंबर 2 है। नाउ कंबाइनिंग 1 and 2, क्या कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में कैसे कंबाइन किया जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, कंबाइन देखिए कैसे किया जाता है। लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिख लो, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, ठीक। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप इक्वल लगा दो, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है के, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, के की वैल्यू 1 होती, इस के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 होती, उसकी ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए। के पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 1 रखोगे m/v, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। अब सुनो, अब मैं आपसे एक सवाल करूं, जवाब दोगे, सवाल करूं, चलो। पहले वाले रिलेशन को देखते हुए ये बताओ बच्चों, पहले वाले रिलेशन को देखते हुए ये बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, केवल वेलोसिटी को डबल किया, मास उतना ही रखा है, जल्दी देख के बताओ, वेलोसिटी को डबल कर दूंगा मोमेंटम कितना हो जाएगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा है भाई, डबल। डबल, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या समस्या हो रही है आप लोग को भाई बच्चों, अरे बड़ी कॉमन सी बात पूछी भाई मैंने, वेलोसिटी आप डबल कर दोगे भाई मोमेंटम डबल हो जाएगा ना, पहले 2 मीटर पर सेकंड से फेंका था, अब 4 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, वेलोसिटी डबल मोमेंटम डबल। कहने लगा सर कैसे, अरे भाई लिखा तो है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
v जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा p भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। चलो अगला सवाल पूछे, वेलोसिटी को हाफ कर दोगे मोमेंटम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी को हाफ कर हाँ दोगे मोमेंटम हाफ हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है। अगला सवाल पूछ लेते हैं, वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दोगे, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी को 4 टाइम कर दोगे, बताओ मोमेंटम कितना हो जाएगा? बोलो, वेलोसिटी को बढ़ा के 4 टाइम, मोमेंटम कितना? बोलो। 4 4 टाइम टाइम ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, जितना पहले मोमेंटम था भाई वेलोसिटी 4 गुना कर दोगे अगर आप, तो मोमेंटम भी तो 4 गुना हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने अगर आपको सवाल पूछा, ठीक, ये देखो, अब मैंने कहा एक काम कर लो, आपने कहा क्या? मैंने कहा सर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लो, वेलोसिटी फिक्स कर लो। मैंने कहा ठीक है, अब मास को चेंज करते जाओ, तब आप ऐसा सोचोगे कि नहीं? बताओ। अब मेरा सवाल वही है, मास को डबल कर रहे हैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, मास को डबल कर देंगे मोमेंटम कितना हो जाएगा? बोलो, मास को डबल मोमेंटम कितना? बोलो बोलो बोलो, मोमेंटम 2 टाइम, सही है। मास को हाफ कर दोगे मोमेंटम कितना? बताओ बताओ बताओ, मास को हाफ कर दोगे मोमेंटम कितना? हाफ। हाफ। खुद सोच लो भाई, खुद सोच लो। वेलोसिटी तुमने फिक्स कर दी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड से तुम 5 किलोग्राम एक बार मेरी तरफ फेंक रहे हो तो ज्यादा चोट लगेगी, और 5 का हाफ 2.5 किलोग्राम फेंक रहे हो, मास हाफ कर दिया तो आधी चोट लगेगी, उसकी कम चोट लगेगी, मोमेंटम कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए। और अब आप तो समझदार हो भाई, तुम मास भी चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी भी तो तुम्हारे हाथ में है। तुमने छोटे ऑब्जेक्ट की जगह बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास ज्यादा है, तुमने वेलोसिटी भी ज्यादा कर दी, ये तो तुम्हारे दोनों हाथ में है। कि तुम मास भी चेंज कर दो, वेलोसिटी, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो अब जाके तुमने फाइनली बोला सर देखो सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन सर असली बात फिजिक्स में ये है कि मोमेंटम सर दोनों पे डिपेंड करता है सर। मास भी सर मैं चेंज कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, और सर मैं वेलोसिटी भी सर मैं चेंज कर सकता हूं। भाई ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, ऑब्जेक्ट का मास, मैं एक ऑब्जेक्ट लूं, छोटा लूं, बड़ा लूं, मोटा लूं, पतला लूं, तेज फेंकूं या धीरे वेलोसिटी से फेंकूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो मैंने कहा भाई सही बात है। तो आपने कहा सर देखो मोमेंटम दो बातों पे डिपेंड करेगा सर, इसलिए सर फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वाला, m/v। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? तो देखा आपने नो सर। मोमेंटम। और एक चीज जाते जाते आप सीख सकते हो, है ना, कि बात मैंने तुमसे कर दी है कि अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगी सामने जाके। आइए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं बच्चों, गन आपने देखी हुई है, गन, गन देखते हो, गन से आप, यहाँ बुलेट है इसमें, अब सोचिए जरा, बुलेट इतनी पिद्दी सी होती, 10 ग्राम की बुलेट होती भैया ओनली, सोचो 10 ग्राम की बुलेट, क्या ही, अरे यार 10 ग्राम की बुलेट है, सोचो सिर्फ 10 ग्राम की बुलेट है यार, है ना। और तुमने क्या किया, यहां से फायर कर दिया इसको, ये बुलेट निकलती है और सामने जाके कोई व्यक्ति है उसको पेनिट्रेट कर देती, छेद देती है, इसकी बॉडी से आर पार हो जाती है, ऐसा क्यों? जरा कोई बताएगा। बुलेट तो केवल 10 ग्राम की है, मास तो इसका बहुत कम है, और इसने इसकी बॉडी को कैसे पेनिट्रेट कर दिया, क्यों इसकी छेदते हुए निकल गई इसकी बॉडी को, बताइए जरा। वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हाँ, है सर। अब आया कि नहीं आया बताइए। मास इंटू वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी तो ज्यादा है, मास कम हुआ तो क्या हुआ, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इतनी हाई है। हाँ, वेलोसिटी 230 मीटर पर सेकंड से मान लो निकल रही, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत ले लेना, है ना, ठीक है, 230 मीटर पर सेकंड से बुलेट निकल रही, भाई जबरदस्त वेलोसिटी, चेक कर लो। यहां रखोगे बहुत जबरदस्त मोमेंटम आएगा, बहुत भयंकर फोर्स लगाता है, इसकी बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए निकल जाता है, इसलिए मोमेंटम पढ़ने की जरूरत पड़ी है हमें, कि कम मास होते हुए भी ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे, ज्यादा फोर्स लगा देगा, यानी कि m/v ज्यादा हो जाएगा, m/v को नाम क्या दिया, मोमेंटम। अब सुनो एक एग्जांपल देते हैं, पानी बरस रहा है, ये देखो, ये एक बेचारा, ये जा रहा है बेचारा, पानी की एक बूंद आ रही है यहां से, अब पानी की बूंद कितनी होती होगी यार, 2 ग्राम की मुश्किल से, है ना, बड़ी से बड़ी भी बूंद भी पानी की 2 ml होती होगी, 2 ml का मतलब 2 ग्राम के आसपास होता होगा मास, ठीक। अब सुनो, अगर बहुत ऊपर से आ जाए और एयर रेजिस्टेंस ना हो, सोचो सोचो सोचो, भाई भगवान ने हवा हवा सब कुछ बना के रखी ना, हवा है, हवा में मॉलिक्यूल्स हैं, इसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। ये पानी की बूंद जब आएगी तो यहाँ एयर के पार्टिकल हैं, वो इस पानी की बूंद को एयर रेजिस्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, जल्दी से बताओ। पानी की बूंद तो बहुत ऊपर से आ रही है, और पानी की बूंद बहुत ऊपर से आ रही, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है क्या,
कि पानी की बूंद पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा बताइए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पानी की बूंद अगर बहुत ऊपर से आ रही तो ये अपनी वेलोसिटी को कौन से रेट से बढ़ाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, सोचो। अब मान लो कुछ किलोमीटर ऊपर से पानी की बूंद आ रही, तो सोचो भाई उसकी वेलोसिटी कितनी हाई हो जाएगी। हर एक सेकंड वो अपनी वेलोसिटी को 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेती है। तो सोचो सोचो, भगवान ने इसीलिए हवा बनाई, एयर मॉलिक्यूल बनाया। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं होते, एयर के मॉलिक्यूल, तो इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उसकी वेलोसिटी को कम कौन करता है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस उसकी वेलोसिटी को कम करता है ना। एक विस्कस ड्रैग होता है, उसके बारे में हम 11th में पढ़ेंगे, वो छोड़ो आप। बस आप मोटा मोटा ये समझो, एयर रेजिस्टेंस इसकी वेलोसिटी को बहुत बढ़ने नहीं देता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता बताओ, अगर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए, क्यों भाई, अगर यहां वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम मतलब कोई भी एयर के पार्टिकल ना हो, थोड़ी देर के लिए सोच लो, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, कोई भी एयर के पार्टिकल ना हो, वहां कोई भी पार्टिकल ना हो, तो पानी की बूंद को रोकने वाला कोई नहीं होगा, बहुत जबरदस्त वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और मोमेंटम पूछो मत, मोमेंटम पूछो मत कितना होगा, यहां से पानी की बूंद जाएगी और बॉडी को पेनिट्रेट करके नीचे से निकलेगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एयर रेजिस्टेंस होना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पानी बरस जाएगा तो आप निकल ही नहीं पाओगे बाहर, आपकी बॉडी में पानी की बूंदें धस जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप यूट्यूब पे बच्चों वीडियो भी देख सकते हैं, क्या करते हैं, जैसे कोई ग्लास है, ये शीशे का टुकड़ा, ये ग्लास को, डायमंड देखा आपने, डायमंड, ये एक डायमंड है, डायमंड को काटने के लिए पानी की धार का यूज किया जाता है, देखा आपने, पानी की पतली धार से डायमंड को काट देते हैं। क्या करते होंगे, पानी की जो धार होती है पतली सी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर देते होंगे, और जैसे ही वो डायमंड के ऊपर, शीशे के ऊपर मारते हैं ऐसा लाइन से, शीशा कट जाता है, यहां से फोर्स लगता है ना, मोमेंटम ज्यादा हो गया ना। तो जाते जाते आप ये सीख रहे हो, जाते जाते आप ये सीख रहे हो कि किसी बॉडी का यदि मोमेंटम ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगा सकती है, मतलब सर मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन होता है। यही बात सीख रहे हो, सुन लो ध्यान से, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। क्या सर, देयर इज अ रिलेशन, सर देयर इज अ relation, there is a relation, there is a relation between what, between momentum and force। और फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, यही बात करी जाएगी कल की क्लास में, न्यूटन सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में कल की क्लास में यही बात बच्चों आपके साथ करी जाएगी। अब आप जा सकते हैं, जाइए।